कल शाम को एसएससी ने अपनी आंसर की निकाली। अब क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है तो मैं तो आराम से जाके सो गया, क्योंकि अब आंसर की देखने से मेरा क्या फ़ायदा, मैं क्या कर लूँगा, क्या मुझे पता लग जाएगा। तो अब सोते सोते मैं एकदम हैप्पी। तो मैं खुशी में आराम से अपना सपने की दुनिया में घूम रहा था कि एकदम मेरे को एक दूर एक कोई इंसान बैठा हुआ दिखाई दिया। मैं उनके पास गया तो उनको देख के तो मैं पहचान गया कि ये तो महात्मा गांधी है, लेकिन वो काफ़ी सैड लग रहे थे। तो मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने जाके पूछ लिया कि बापू आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? तो उन्होंने एक भारी सी आवाज़ में मुझसे कहा, बेटा कल एसएससी की आंसर की देख के मुझे उस आंसर की में 7 पाप दिखाई दिए हैं। अब मैं काफ़ी परेशान हो चुका उन पापों को देख के, और समझ नहीं आ रहा ये पाप मैं देख के अनदेखा कैसे करूं। अब क्योंकि ठहरा मैं तो एक एस्पिरेंट, मैंने तो 7 सिंस के बारे में पढ़ रखा है। मैंने कहा अच्छा ये वाले 7 सिंस ये तो मैंने पढ़े हैं, ये तो काफ़ी काम के भी है, आंसर राइटिंग में भी बड़े काम आते हैं। तो वो बोले नहीं बेटा ये वाले 7 सिंस नहीं, कल तो एसएससी ने कोई अलग ही पाप कर दिए है। एकदम एस्पिरेंट्स की सारी इच्छा, मेहनत और लगन पर ऐसा पानी फेरा है, ऐसा धमाका किया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि देश को आज़ाद होने के इतने साल बाद अब भी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड आ क्यों नहीं रहा है। मैंने उनसे बोला मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है, मतलब एसएससी पापी, मतलब अगर एसएससी ऐसे कोई पाप कर दी तो मेरा तो सिलेक्शन नहीं होना था, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है इसका मतलब एसएससी कमीशन तो अच्छी है, देखो मुझे नौकरी भी मिल गई, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी आ जाएगा, हम काम करेंगे, 18,000 लोगों की नौकरी लगी है, सब जाके काम करेंगे और हमारा यूथ एकदम अच्छे रास्ते पे चल पड़ेगा। मेरे ऐसे बोलते ही बापू ने मुझे हाथ पकड़ के अपनी कुर्सी के बगल में बिठा लिया और बोले देखो बेटा तुम्हें तो शायद दिखाई नहीं दे रहे, चलो मैं ही कोशिश करता हूँ तुम्हें ये पाप दिखाने की। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एसएससी का सबसे पहला पाप बताया। देखो बेटा ये इतनी बड़ी कमीशन है, इसको संविधान तक पढ़ना नहीं आता, गवर्नमेंट डाटा, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स वो तक पढ़ के इससे उत्तर गलत दिए जा रहे हैं। अब ये पाप नहीं है तो क्या है? मैंने बोला मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, मैंने क्वेश्चन देखे थे पेपर में, मेरे को सब ठीक लग रहा था। तो उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन दिखाए। मैंने कहा क्वेश्चन में गलतियाँ थी, देखिए आपको शायद दिखाई नहीं दी है, ये देखिए यहाँ पे ये जज है और ये कोमा, मतलब गलती एसएससी की नहीं है, एसएससी के एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है, गलती तो उनके टाइपिंग से हुई है, तो इसमें एग्जामिनर की क्या गलती, वो तो टाइपिंग वालों की गलती है ना। तो मेरी ऐसी बात सुन के बापू ने मुझसे कहा ये देखो बेटा एसएससी का दूसरा पाप, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इतने कोर एरिया, इन पर ये क्वेश्चन सही नहीं बना पा रहे हैं, सही बना दे रहे हैं तो कुछ भी उत्तर दिया जा रहा है। अब इसे हम पाप नहीं बोले तो क्या बोले? चाहे वो कनिष्क हो, पानीपत की लड़ाई हो, हमारी भारत की नदियाँ हो, सब में इन्होंने एकदम रायता फैला दिया, सब में इन्होंने एकदम काफ़ी परेशानी लाके खड़ी कर दी है। और तो और इनके एग्जामिनर से मेरे ऊपर भी एक क्वेश्चन ठीक से बनाया नहीं जा रहा है, तो ये पाप नहीं है तो क्या है? अब मैं इसका उत्तर देने वाला था कि एकदम से रविंद्रनाथ टैगोर जी वहाँ पर आ गए। तो उन्होंने गांधी जी को बोला अरे महात्मा जी हम सब समझ रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन गलत बना दिया है ना एसएससी ने, इसीलिए आपको एसएससी बुरी लग रही है। देखिए हमारे साथ तो पूरा न्याय किया है, हम पे क्वेश्चन भी बनाया गया, आंसर भी ठीक रहा हमारा, ये आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है जिस कारण आपको एसएससी गंदी लग रही है, आपको एसएससी के सिर्फ पाप नज़र आ रहे हैं, काबिलियत तो आप देख ही नहीं रहे। ये बात सुन के महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी को अपने बगल में कुर्सी पर बिठाया और पूछा आप भी पेपर में आए थे, आप कहाँ पर थे, हमें तो दिखाई नहीं दिए। तो टैगोर जी ने बोला हाँ मैं भी इंग्लिश में आया था, वो ए पॉइंट और दा पॉइंट था ना, वहाँ पे मैं था। तो गांधी जी ने इसका जवाब दिया इंग्लिश में थे ना इसलिए बच गए, जीके में आगे देखते आप भी लपेटे जाते। मैं बगल में खड़ा खड़ा इनकी बातें सुन रहा।
मैंने अपना जल्दी से निकाला डायरी और पेन कि अब इतने दो बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। मैंने नोट्स बनाना चालू कर दिया। हमने पढ़ रखा है, महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला था और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा बोला था। ये तो मेरे नोट्स में था, लेकिन जो भी ये बातें हो रही थी ना, ये मैंने रख लिया अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कि एसएससी तो हो गया, अब मैं यूपीएससी करूँगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन आने वाला है। आपके लिए मैं क्वेश्चन लिख के भी लाया हूँ। अगली बार का यूपीएससी का क्वेश्चन है, गांधी जी ने टैगोर जी को क्या बोला? मेरे सपने में गांधी जी ने बोला, इंग्लिश में थे जो बच गए, जीके में होते तो एसएससी दिखाती आपको बोनस का धमाका। तो अब इससे पहले मैं इनकी बातें और सुन पाता, समझ पाता। टैगोर जी को कोई काम आया, वो उठकर चले गए। इन्हीं बातों में जो ऊपर गांधी जी ने पाप बताया था एसएससी का कि कोर क्वेश्चनों को गलत कर दे रहे हैं, हमें लगा पाप वाप तो नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। आपके बारे में क्वेश्चन आ गया, आप अपने क्वेश्चन से खुश नहीं है, तो इसलिए आपको गलत लग रहे होंगे। मतलब ये भी अभी भी तो यही हो रहा है ना, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको एसएससी ठीक लग रही है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको एसएससी पापी लग रही है। तो मैं तो पूरा एकदम मान गया था, पाप वाप कुछ नहीं है, बस ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नथिंग एल्स। ये सब मैं सोच ही रहा था, मेरे दिमाग में एकदम आइडिया क्लियर हो चुका था कि एसएससी इज़ अ गुड कमीशन, इज़ अ वेरी कैपेबल कमीशन। काफ़ी अच्छे से ट्रांसपेरेंसी से, फेयरनेस से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। लेकिन जैसे मेरे दिमाग में इतना चल रहा था, गांधी जी मेरी तरफ मुड़े और बोले, बैठो बेटा, अब तुम बैठो कुर्सी पर। और मुझे तीसरा पाप बताने लगे। उन्होंने मुझे बोला, ये जो एसएससी के एग्जामिनर्स हैं ना, इनके अंदर एक डिजायर आ गई है अजीब व गरीब एम्बिगुअस क्वेश्चन बनाने की, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। पता नहीं इनको, मतलब मज़ा आ रहा है ये चीज़ें करने में। और अब ये चीज़ें कहाँ से सीख रहे हैं, ये बातें सोच सोच के मैं परेशान हो जा रहा हूँ। डाउट आ रहा है, एसएससी पे डाउट करूँ, इसके एग्जामिनर पे डाउट करूँ, मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ? मैंने पूछा, हैं ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तो उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन दिखा दिए कि ये देखो बेटा, क्वेश्चन तो ठीक है ये, अब एसएससी अगर एम्बिग्युइटी हटाना चाहता तो एक कंडीशन लगा देता ना, करना ही क्या था, x मोर देन 0 लगा देता। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखिए एसएससी हमारा कितना अच्छा कमीशन है, वो हमारा कितना ख्याल रख रहा है। मेंस का पेपर 2 शिफ्ट में बेशक हो रहा हो, बट टू एंश्योर फेयरनेस सेम क्वेश्चन थोड़ी ना दिया जा रहा है। देखिए कितने, मतलब यहाँ पे 91 का इवन नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे 92 इवन नंबर का क्वेश्चन आया है। मतलब क्वेश्चनों में तो दिन रात का फ़र्क है। और रही बात आपकी ये कि x मोर देन 0 लगा दो, ये तो छोटे मोटे कैंडिडेट्स के लिए होता है। सिलेक्शन पाने वाले इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स, उनके लिए एक अलग क्वालिटी चाहिए एसएससी को। शायद आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। मतलब हमारे ग्रुप्स में ये बात हो रही है, जिनका हमारा सिलेक्शन हुआ है, हम बता रहे हैं एक दूसरे लोगों को। एसएससी एक हिडन टेस्ट भी लेती है। गांधी जी को हिडन टेस्ट समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे बोला, कैसा हिडन टेस्ट बेटा, ये तो नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है। तो मैंने उन्हें समझाया, अरे ये लिखने वाली बातें नहीं होती है, हिडन टेस्ट होता है कि आपके पास सुपर पावर है या नहीं। उसके लिए मैंने उन्हें ये 2 एग्जाम्पल दिखाए। छोटी मोटी सुपर पावर नहीं चाहिए, पता है आपको कितनी बड़ी नौकरी दे रहा है एसएससी हमें। सीजीएल के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स होंगी ना, डायरेक्टली ऐसी पोजीशन पे हमें बिठाया जाएगा कि हमें सामने वाले इंसान की मन की बातें पता लग पाए। वही हिडन टेस्ट है ये गांधी जी। और फिर मैंने इनको 2 एग्जाम्पल दिए, अब तक वो मुझे एग्जाम्पल दे रहे थे, मैंने अपने एग्जाम्पल लाया कि ये देखिए, इन 2 लोगों जैसी शक्तियाँ चाहिए हमें। और क्योंकि एसएससी एग्जामिनर्स टीवी सीरीज भी देखते हैं और यूट्यूब का भी अच्छा खासा शौक है उन्हें, तो दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि हमें फ्यूचर के ग्रोथ के लिए कैसी कैसी शक्तियों वाले कैंडिडेट्स चाहिए। तो उन्हीं के लिए हिडन टेस्ट रखा जा रहा है ये, और कुछ नहीं है। मतलब पाप वाप नहीं है, हिडन टेस्ट। आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ ना, हिडन टेस्ट था। जो लोग पास नहीं कर पाए वो फेल हो गए, हमने वो पास किया है हिडन टेस्ट।
हम पास हो चुके हैं। इस पर गांधी जी ने मुझे वो पूछा, चलो होंगी कोई शक्तियाँ कि आप एग्जामिनर के मन की बात जानकर सही उत्तर निकाल पाए। कंडीशन ही तो पूरी नहीं दी थी, मगर ये एम्बिग्विटी तो मुझे परेशान की जा रही है। एक ही प्रश्न का दो उत्तर, दोनों सही हो सकते हैं। यहाँ पे अब क्या हिडन टेस्ट हो रहा है बेटा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उन्हें समझाया गांधी जी को कि बापू, आपके टाइम पर स्पाइडरमैन नहीं था और हमारे टाइम पर स्पाइडरमैन के चलते मीम्स। अभी अभी मूवी भी आई थी, 3 स्पाइडरमैन थे उसमें, और हमारे एग्जामिनर्स मीम्स देखने के शौकीन हैं। उन्होंने ये मीम देखा, सोचा ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे हिडन टेस्ट था वो कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए जिनके पास मीम की नॉलेज है। मतलब मीम की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई भी होती रहेगी, चलता है वो काम। मीम आपको नहीं पता, आप पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे। देखा नहीं था आपने? अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो पूछ रहा है एसएससी हर पेपर में। सिंगर बादशाह का नाम तो सुना होगा आपने, उनके गाने पूछे जा रहे हैं। ये करंट अफेयर के हिडन क्वेश्चन है, करंट अफेयर की एप्लीकेशन है। ये सब कैंडिडेट्स के पास नहीं होती है और लगाने की उनके पास पावर नहीं होती है। हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास पावर थी, हमने पेपर में लगा ली थी कि ये तो मल्टीपल दो आंसर है, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना टाइम और कहीं पे लगा दे। अब आपने मीम नहीं देखा, आप थोड़ी ना समझ पाओगे कि ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगी तो आप गलती से 1 मिनट लगा दोगे। वो आपका हिडन टेस्ट था, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एप्लीकेशन ऑफ मीम नॉलेज। करंट अफेयर का टॉपिक है ये, अगली बार के लिए याद रखना। तो अब इस पर गांधी जी ने मुझे बोला, चलो बेटा मान लेते हैं मीम की नॉलेज हो रही है चेक, आपके और भी हिडन टैलेंट्स चेक हो रहे होंगे, मगर ये एसएससी वाले प्रूफ रीडिंग क्यों नहीं करते हैं? क्वेश्चन बना दिया तो प्रूफ रीडिंग भी कर लीजिए, 2 बार पढ़ लेंगे, गलतियाँ दिखाई दे जाएंगी, बच्चे आराम से पेपर कर लेंगे। और उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन दिखा दिए। मैंने उनको समझाया, बापूजी ये वाली गलतियाँ ना हिंदी के सेक्शन में थी, एग्जामिनर की कोई गलती नहीं थी। एग्जामिनर ने प्रूफ रीडिंग की, तो टाइपिंग वाले की गलती है जो उसने गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लिया और कन्वर्जन हिंदी में गलत हो गई। एग्जामिनर हमारे अच्छे हैं, पकड़ना है तो वो टाइपिंग वालों को पकड़िए जो क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं एसएससी का। एग्जामिनर्स की कोई गलती नहीं है, हम ऐसे एग्जामिनर्स के खिलाफ एक आवाज़ भी नहीं सुन सकते। इन्हीं के क्वेश्चनों से हमारा सिलेक्शन हुआ है। इनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग, इसमें एकदम वेवलेंथ का मैच हो रहा है, और यही वेवलेंथ है जो वो ढूंढ रहे थे, और यही वेवलेंथ का मैच था जिसके लिए एसएससी नौकरियां निकालती है। अब ये बाकी लोग वेवलेंथ मैच नहीं कर पाते हैं तो वाइब भी मैच नहीं कर पाएंगे आगे। वाइब मैच नहीं होगी, काम कैसे होगा? एसएससी के काम के लिए वाइब मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी ने मुझे बोला, ठीक है बेटा मान लेते हैं एग्जामिनर ने कोई गलती नहीं की या आपके टाइपिंग वाले ने गलती कर दी। इन क्वेश्चनों में एग्जामिनर ने क्या कर दिया? यहाँ पे तो कोई टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं लग रही है हमें, मतलब दिन का घंटा कर दे रहे हैं, एक्टिव पैसिव लिखना नहीं आ रहा इनको। तो अब ये देख के मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ, थोड़ा ही डाउट हुआ, ज़्यादा नहीं। मैं सिलेक्टेड हूँ कि कुछ तो दिक्कत हुई है शायद। हाँ, फिर 1-2 क्वेश्चन में तो गलती चलती रहती है, किस एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होती है 1-2, मतलब 1-2% एरर तो हर जगह होता है। चलने दीजिए, इतना तो मतलब अब परफेक्ट तो नहीं बन सकता, मतलब परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो काम ही नहीं होगा। मैंने समझा दिया गांधी जी को कि परफेक्शन नहीं, हमें कॉम्पिटेंसी चाहिए जो काम कर दे। तो इस बार गांधी जी ने मुझे एक और पता नहीं क्या डाटा ला के दिया। मैंने तो ऐसा डाटा देखा ही नहीं है कहीं पे कि बेटा ये देखो 2 बार पेपर हुआ, 19 क्वेश्चन गलत किए हैं एसएससी ने 260 में से, 7.3% है। इसका क्या जवाब है बेटा? ये पाप नहीं है तो ये क्या कौन सा पुण्य है? तो मैंने उन्हें बड़े आराम से समझा दिया, अरे ये 7.3% एरर पता है क्यों आया है? क्योंकि अभी कुछ टाइम से एसएससी अपने टाइपिंग वालों का टाइपिंग टेस्ट लेना भूल चुका है। जैसे वो टाइपिंग टेस्ट लेगा
ये एरर कम हो जाएगा, एरर कम हो जाएगा, एग्जामिनेशन एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो ये कोई पाप वाप नहीं है, बस टाइपिंग वालों का एक टाइपिंग टेस्ट लेना है और सारी चीज़ें साफ अपने आप हो जाएंगी। आप भी छोटी मोटी गलतियों को पाप पाप बोलने लग जाते हैं, ऐसे ना कुछ भी पाप हो जाता है। ये तो एसएससी के पुण्यक्रम थे जो 18,000 लोगों को नौकरियां दे दी है इन्होंने, और उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मुझे तो एसएससी बड़ी अच्छी लग रही है। तो इस पर गांधी जी ने मुझे बताया कि बेटा 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, मन मर्जी की नॉर्मलाइजेशन की गई है। मतलब लग रहा है ये नॉर्मलाइजेशन नहीं, कोई गैम्बलिंग की गई है। अब मैं ठहरा एक साइंस स्टूडेंट, मुझे तो पता है नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो मैंने गांधी जी को समझाया कि बापू ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ना क्वांटम कंप्यूटिंग से निकाला गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग बोले तो आपको 2 प्रिंसिपल्स आनी चाहिए, सुपर इम्पोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। अब आपके टाइम पे ये चीज़ें थी नहीं, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, मतलब इसमें होता क्या है, पूरा संतुलन बना के रखा जाता है हर चीज़ का। अगर किसी के नंबर घटेंगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरी तरफ आएगा और उसके नंबर बढ़ जाएंगे, इसको हम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। ऐसे सुपर इम्पोजिशन भी होता है। तो एक क्वांटम कंप्यूटिंग के एप्लीकेशन पे फॉर्मूला है, ये आप समझ लीजिए। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले को एसएससी और भी अच्छा कर रहा है। अभी अगली बार क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग भी लगाया जाएगा। और उसके बाद देखना क्या मज़ेदार नॉर्मलाइजेशन होगी, और एकदम एक्यूरेटली। मतलब जो जो हमारे वाइब मैच करेंगे एग्जामिनर के साथ, जिन जिन कैंडिडेट्स के डायरेक्ट सिलेक्शन होगा उनका। पढ़ाई लिखाई तो करते ही रहते हैं लोग, पढ़ाई लिखाई का क्या है। तो इसके बाद भी महात्मा गांधी जी मुझे काफ़ी कन्फ्यूज नज़र आए। तो मैंने थोड़ा और समझाने की ट्राई की कि बापू देखिए ये एसएससी है, एसएससी ने एवेंजर्स के सारे एपिसोड देखे हैं, एवेंजर्स की सारी मूवीज़ देखी है। तो एसएससी ने रूप ले लिया है थैनोस का। 5 इन्फिनिटी स्टोन्स है एसएससी के पास, चुटकी बजाता है एसएससी और एकदम बैलेंस आ जाता है। अब बैलेंस से ही नौकरी देनी होती है। पूरा बैलेंस बना के एसएससी ने इस बार पेपर कराया है, हर चीज़ का बैलेंस रखा गया है। पढ़ाई वालों का भी सिलेक्शन होगा, ना पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन होगा, तुक्के मारने वालों का भी सिलेक्शन होगा, ना तुक्के मारने वालों का भी सिलेक्शन होगा, रिपीटर्स का भी सिलेक्शन होगा, फ्रेशर्स का भी सिलेक्शन होगा, और जो पेपर देने नहीं आए उनका भी सिलेक्शन होगा। एसएससी पूरा बैलेंस बना के चली है। आप बस देख नहीं पा रहे और इसको बेकार में पाप समझ रहे हैं। ये तो एसएससी का मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान। यही तो हमें विश्वगुरु बनाएगा। आप भी 1947 में आज़ादी तो दिला दी हमें, 2047 तक विश्वगुरु तो हम बनाएंगे ना आपको, हमारे भारत देश को। तो जो लोग विश्वगुरु बना पाए वैसे लोगों का सिलेक्शन हो पाए इस पेपर में, यही एसएससी की पूरी प्लानिंग थी और उसमें उसको 100% सक्सेस मिली है। बस आप देख नहीं पा रहे हैं। अब क्या फ़ायदा उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का जो 2-3 साल से पढ़े जा रहा है। सिलेक्शन होना होता है तो 3 साल थोड़ी ना लगने थे, वो तो पहले 3 महीने में ही हो जाता है लायक लोगों का। तो नालायक लोग ही होते हैं जो 2-3 साल तक लगे रहते हैं, पता नहीं क्या सोच के पढ़ते रहते हैं कि कुछ नौकरी मिल जाएगी, कुछ काम कर लेंगे। सीधी सीधी बात है, बैलेंस बनाइए, सिलेक्शन पाइए। तो इस पर महात्मा गांधी जी क्या एक्सप्रेशन दे रहे थे ना मुझे समझ आ रहा, ना मैं देखने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैं तो उन्हें समझा रहा था ना, और समझाते हुए तो लोग अपना ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर धीमी सी आवाज़ में बापू ने बोला, ये तो ठीक है बेटा, मान लिया क्वेश्चन गलत थे, डाउटफुल थे, रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी आ जाती है, वो बजट वाला तो मुझे भी समझ नहीं आया क्या पूछ लिया गया था। चलो वो तो एसएससी ने कैंसिल कर दिया क्वेश्चन, लेकिन ये सही वालों को भी क्यों उड़ा दिया, उनकी क्या गलती थी। और ये सही वालों क्वेश्चनों को उड़ाने का काम, तोड़ने का काम सिर्फ रीजनिंग में नहीं बेटा, हर जगह हुआ है।
तो तभी मैंने बापू को बोला, है हर जगह थोड़ी ना हुआ है, कंप्यूटर में देखिए एकदम हाई एक्यूरेसी, मतलब ऐसा कंप्यूटर का बढ़िया वेल बैलेंस्ड पेपर बनाया गया है ना, कुछ एम्बिग्विटी नहीं। लाइए 40 क्वेश्चन उठा के, एक में भी डाउट आया हो, एक भी नहीं तोड़ा गया है। क्यों तोड़ेगा एसएससी ऐसे क्वेश्चनों को? बहुत ज़्यादा जरूरी होते ना वो वाले क्वेश्चन, सारा खेल ही तो उनका है। तो इस बार पता नहीं बापू मुझे कुछ एक बात बोल के गए कि बेटा कंप्यूटर वालों से मेरिट नहीं बनती ना, अगर वो मेरिट में काउंट होते तो तोड़ा तो उन्हें भी जाता। अब इससे पहले मैं उनको कुछ इसके बारे में बता पाता, मेरी नींद खुल गई। और जैसे मेरी नींद खुली, मुझे मेरे तकिए के नीचे पेपर मिला है। अब क्योंकि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, मैं तो ऑफिसर बन जाऊंगा, तो अब मुझे तो चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या मतलब ये लिख क्या रखा है इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये लिखने का कारण क्या है कि फॉर दिस एग्जामिनेशन डिस्क्रिपेंसी एंड इनकम्पिटेंस हैव बीन फाउंड इन द कमीशन। मतलब ऐसी चीज़ तो हमने क्वेश्चनों में पढ़ी लिखी देखी थी ना, ये यहाँ पे कैसे आई? और वो क्वेश्चन के लिए बात हो रही थी या कमीशन के लिए? और जीरो क्रेडिबिलिटी इज बीइंग अवॉर्डेड टू ऑल एग्जामिनर्स। तो हम मतलब इतने अच्छे एग्जामिनर्स को जीरो क्रेडिबिलिटी क्यों देंगे? उन्होंने तो हमें इतने भर भर के नंबर दिए हैं और हम उन्हें जीरो क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं ना। मैं तो इस पे 100 लगा रहा हूँ। बाकी आपको ये चीज़ें समझ आई? महात्मा गांधी जी क्या बता रहे थे मुझे, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा। आप लोग मेरे को समझा देंगे और ये टेम्पलेट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो चीज़ें थोड़ी शायद क्लियर हो जाए। क्लियर होने तक मैं तो चलता हूँ अपना सोने फिर से। गुड नाइट।